नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी NARCL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे बैड बैंक भी कहा जाता है। 2. यह उन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA खातों को अपने कब्जे में ले लेगा जिनका मूल्य 500 करोड़ रुपए से अधिक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों एक और दो, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी NARCL की स्थापना में प्रगति की समीक्षा की। इसे बैड बैंक भी कहा जाता है, इसलिए कथन एक सही है। यह बैंकों से बड़े मूल्य के NPA खातों यानी 500 करोड़ रुपए से ऊपर को लेने के लिए एक विशेष प्रयोजन परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है, इसलिए कथन 2 भी सही है। ऋण समाधान प्रक्रिया को भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड यानी IDRCL द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जबकि NARCL बैंकों से पहचाने गए NPA खातों का अधिग्रहण और एकत्रीकरण करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों एक और दो। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, संत कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वह गुरु रामानंद के शिष्य थे। 2. उन्होंने धार्मिक पुस्तकों, वेदों और कुरान के पवित्र अधिकार को खारिज कर दिया। 3. इनके कई छंद और गीत गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के मगहर का दौरा किया। माना जाता है कि संत कबीर ने मगहर में अपने शरीर का त्याग किया था। कवि और संत कबीर दास का जन्म काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह 14वीं शताब्दी के वैष्णव कवि संत प्रसिद्ध गुरु रामानंद के शिष्य थे, इसलिए कथन एक सही है। उन्होंने अपनी धार्मिक पुस्तकों, वेदों और कुरान के पवित्र अधिकार को खारिज कर दिया, इसलिए कथन 2 सही है। कबीर के कई छंद और गीत गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं, इसलिए कथन 3 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, खबरों में चर्चित कार्बन बम शब्द का अर्थ है एक तेल या गैस परियोजना जिससे उनके जीवन काल में कम से कम 1 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला एक रासायनिक हथियार। यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित एक राइफल है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक तेल या गैस परियोजना जिससे उसके जीवन काल में कम से कम 1 अरब टन CO2 उत्सर्जन होता है। पर्यावरणविदों, वकीलों और कार्यकर्ताओं का एक समूह कार्बन बमों की पहचान करने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए एक साथ आया है। कार्बन बम शब्द एक तेल या गैस परियोजना को संदर्भित करता है जिसके पूरे जीवन काल में कम से कम 1 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है, इसलिए विकल्प ए सही है। द गार्जियन की एक रिसर्च के बाद कार्बन बम शब्द चर्चा में आया था। एक रिपोर्ट के अनुसार कार्बन बम परियोजनाएं सामूहिक रूप से उत्सर्जन की उस सीमा को समाप्त कर देंगी जिस पर 2015 के पेरिस समझौते में सहमति हुई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक तेल या गैस परियोजना जिससे उसके जीवन काल में कम से कम 1 अरब टन CO2 उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक हो सकता है। 2. इसमें लकड़ी के व्यावसायिक उपयोग और पर्यटन जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों एक और दो। सुप्रीम कोर्ट ने वनों के आसपास 1 किलोमीटर के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र को संरक्षित रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्र है। यह संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक हो सकता है, इसलिए कथन 1 सही है।
इसमें लकड़ी के व्यावसायिक उपयोग और पर्यटन जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, भारत में रेपो दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति या फिर वित्त मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने पॉलिसी रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.9% करने का निर्णय लिया, इसलिए विकल्प सी सही है। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। रेपो रेट का उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर यानी जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है, भी उसी अनुपात से अधिक हो गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के चीतों को भारत के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर कुनो राष्ट्रीय उद्यान? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। भारत में विलुप्त होने के 70 साल बाद चीतों का पहला जत्था इस साल अगस्त में अफ्रीका से आने वाला है। 5-6 चीतों के पहले जत्थे को दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया जाएगा, इसलिए विकल्प डी सही है। इस प्रजाति को आधिकारिक तौर पर 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। अफ्रीकी चीतों को IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, रीम नेवल बेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह कारपेंट्रिया की खाड़ी के तट पर स्थित है। 2, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कंबोडिया की संयुक्त परियोजना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में कंबोडिया ने इस बात से इनकार किया कि वह थाईलैंड की खाड़ी में रीम नेवल बेस पर किसी भी चीनी सैन्य उपस्थिति को अनुमति देगा, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह नेवल बेस चीन और कंबोडिया द्वारा सह विकसित किया जा रहा है, इसलिए कथन 2 भी गलत है। इस बंदरगाह का स्थान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दक्षिण चीन सागर के पास थाईलैंड की खाड़ी में स्थित है। आपको बता दें कि कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर एक उथला आयताकार समुद्र है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह सिक्किम के गंगटोक में आयोजित किया जाएगा। 2, इसका आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी BIRAC द्वारा किया जा रहा है। 3, इसकी थीम बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। पीएम मोदी 9 जून को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन करेंगे, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसका आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग और बिराग द्वारा किया जा रहा है, इसलिए कथन 2 सही है। इसकी थीम बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत है, इसलिए कथन 3 सही है। यह उद्यमियों, निवेशकों, उद्योग जगत के प्रमुखों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, जैव इंक्यूबेटरों, निर्माताओं, नियामकों, सरकारी अधिकारियों आदि को जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। 2, इसका वर्तमान अध्यक्ष बेल्जियम है। 3, इसकी पूर्ण बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 1,
केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत राजनीतिक बाधाओं को पार करते हुए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी में शामिल होने के लिए उत्सुक है। एनएसजी की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। यह 48 परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है जो परमाणु हथियारों के अप्रसार में योगदान देता है। इसका वर्तमान अध्यक्ष पोलैंड है, जबकि पिछला बेल्जियम था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यह आम सहमति के आधार पर काम करता है और इसकी पूर्ण बैठक साल में 1 बार आयोजित होती है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1। अगला प्रश्न है, वैदिक संस्कृति में किस देवता को देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ माना जाता है? अग्नि, इंद्र, वरुण या फिर कुबेर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अग्नि। ऋग्वेद में अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में देखा गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। ऋग्वेद में भगवान अग्नि की स्तुति में 200 सूक्त हैं। ऋग्वेद में भी इंद्र की स्तुति में लगभग 250 सूक्त हैं, जिन्हें नगरों का संहारक बताया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अग्नि। अंतिम प्रश्न है, शब्द डार्लोंग अक्सर समाचारों में सुना जाता है, यह किससे संबंधित है? फिलीपींस में टाइफून, समुद्री ककड़ी की एक प्रजाति, एक जनजातीय समूह या फिर मणिपुर में एक लोक नृत्य? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक जनजातीय समूह। त्रिपुरा के एक छोटे समुदाय डार्लोंग को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया था, इसलिए विकल्प सी सही है। यह लगभग 11,000 लोगों का समुदाय है। छोटी आबादी के बावजूद इस समुदाय में शिक्षा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसार उच्च है और समुदाय के सदस्य स्थानीय प्रशासन में विभिन्न उच्च पदों पर कार्यरत हैं। त्रिपुरा के अन्य जनजातीय समूहों में त्रिपुरी या देव बर्मा, रियांग या ब्रू, जमातिया, नोआटिया, उचाए, चकमा, मोग, लुशाई आदि शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक जनजातीय समूह। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। राज्यसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राज्यसभा सांसद अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। 2. संविधान की 3री अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों के आवंटन का प्रावधान है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।